तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ शेन वो याओटियान के साथ एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ता है जिसमें वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ देता है और साथ में वो अज़ूरा ड्रैगन की पावर को भी अचीव कर लेता है। और उस लड़ाई में क्योंकि शाओ शेन ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पुश किया था तो उसकी बॉडी अब बहुत ज्यादा थक गई थी, तो इसके लिए वो आखिर में जाकर बेहोश हो जाता है। मगर फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब सुबह होती है तो शाओ शेन अभी भी वहां पर सो रहा होता है। उसका फादर जब उसके पास आता है तो वो देखता है कि शाओ शेन वो अभी तक होश में नहीं आया है। मगर जब वो उसके करीब आता है तो उसके हाथ में एक लेटर होता है और वो उस लेटर को शाओ शेन के बिल्कुल करीब रखकर वहां से चला जाता है। मगर जाते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है, जैसे कि उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिसकी वजह से शाओ शेन को झटका लगेगा। मगर वो ना चाहते हुए भी वो लेटर वहां पर छोड़कर चला जाता है और जैसे ही दरवाजा बंद करता है तो दरवाजे की आवाज की वजह से शाओ शेन नींद से उठ जाता है और वो उठकर सामने देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। मगर उसका हाथ एक लेटर पर पड़ता है तो वो फौरन उसकी तरफ देखता है। वहां पर उस लेटर को देखते ही वो फौरन से उसे उठाकर खोलता है और उसे पता चलता है कि ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि उसकी मंगेतर शू शियान्यान का है। उसने लिखा था कि उम्मीद है कि तुम ठीक हो चुके होगे और तुम्हें होश आ गया होगा, मगर जब तक तुम इस खत को पढ़ोगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मैं नानवू कंट्री छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। मैं उस याओटियान को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, वो हार नहीं मानेगा और तुम्हें मारने के लिए या फिर मुझे तंग करने के लिए वो आखिरी हद तक जाएगा। यही वजह है कि मैं इम्प्रेस लेडी से गाइडेंस हासिल करने के लिए उनके साथ जा रही हूँ। वो मुझे इस मोर्टल वर्ल्ड से बाहर ले जाएंगी ताकि मैं सब लोगों से बहुत ही दूर जाकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि मैं मोर्टल वर्ल्ड की ट्रबुलेशन को आसानी से पास कर लूंगी और एक बार मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद में तुम्हें बहुत ही आसानी से ढूंढ लूंगी, चाहे तुम दुनिया में कहीं भी हो। फिर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आएगा, चाहे फिर 10,000 माउंटेन्स ही हमारे रास्ते पर क्यों ना हो, हम लोग एक दूसरे के पास आकर ही रहेंगे। शाओ शेन ये बात सुनने के बाद फौरन से वहां से भागता हुआ उस लड़की की तरफ जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि शू शियान वो बहुत ही देर से उसका इंतजार कर रही थी और वहां पर उसकी मास्टर भी मौजूद थी। उसे उम्मीद थी कि शाओ शेन जब वो लेटर पढ़ेगा तो वो फौरन से उसकी तरफ आएगा, मगर उसे वहां पर खड़े हुए काफी देर हो चुकी थी और अभी तक वो लड़का यहाँ पर नहीं आया था। जिसके बाद वो बिल्कुल उदास हो जाती है। उसे लगा कि शायद अब शाओ शेन यहाँ नहीं आने वाला। वो मास्टर से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही जाने लगते हैं तो अचानक उन्हें शाओ शेन की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लड़की पीछे पलटती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। मगर अचानक उसे अपनी मास्टर का डर आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही रुक जाती है और वहां शाओ शेन भागता दौड़ता हाँफता कांपता जैसे तैसे पहुंच जाता है। उसके पास शू शियान से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, मगर वहां पर वो इम्प्रेस लेडी को देखता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर इम्प्रेस लेडी को वहां पर ग्रीट करके उसके आगे झुक जाता है। मगर फिर इम्प्रेस लेडी वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद वो जैसे ही उसे अपने साथ ले जा रही होती है तो शू शियान फौरन से शाओ शेन का हाथ पकड़ लेती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की को मालूम है कि उसकी मास्टर इसके साथ क्या करने वाली है। मगर शाओ शेन कहता है घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही वो एम्प्रेस लेडी के पास जाता है तो एम्प्रेस लेडी वो फौरन से उससे कहती है कि भले ही तुमने अपनी स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन कर लिया है मगर उसके बावजूद भी तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। लगता है कि शायद तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। ये कहते ही वो एक फ्लावर लीफ को एक दरख्त में गाड़ देती है जैसे कि वो एक ब्लेड का बना हो। मगर शाओ शेन उस लेडी से कहता है कि मैं अपनी शेन फैमिली को इस सिटी की सबसे रॉयल फैमिली बनाऊंगा। मगर वो लेडी उससे कहती है कि तुम एक नानवू कंट्री में रहकर इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि नानवू कंट्री कितना छोटा है। इसी तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल एक कुएं के मेंढक हो, तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि तुम शू शियान के भी लायक नहीं हो। ये बात उस लड़के को तो बिल्कुल गुस्सा दिला देती है, जिस पर वो लेडी एम्प्रेस से कहता है कि शू शियान के लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है आप ये डिसाइड नहीं कर सकती। ये सुनते ही फिर लेडी एम्प्रेस भी गुस्से में आकर अपनी एनर्जी के जरिए उसे वहां से उठाकर बहुत ही दूर
दूर फेंक देती है। ये देखकर शूशियान थोड़ा सा डर जाती है, उसे लगा था कि शाओशियन वहां पिट रहा है। वो एम्प्रेस लेडी शाओशियन से गुस्से से कहती है कि जरा तुम अपनी एबिलिटीज को देखो तो सही, तुम इन मामूली सी एबिलिटीज के दम पर शूशियान से शादी करना चाहते हो, जरा देखो खुद को, मेरे सामने आइंदा कभी इस तरह बात मत करना। ये कहने के साथ वो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से शाओशियन को काफी तकलीफ होती है और वो लेडी कंटिन्यूसली उसकी बेइज्जती की जा रही होती है और कहती है कि तुम्हारे जैसा बेकार इंसान वो शूशियान के लायक है ही नहीं। शूशियान का फ्यूचर वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, वो नानवू कंट्री से भी हाईएस्ट लेवल तक जा सकती है। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम शूशियान की जान छोड़ दोगे और किसी और लड़की से शादी कर लोगे और कभी भी उसका पीछा नहीं करोगे तो मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मगर शाओशियन साफ साफ मना कर देता है कि वो कभी भी उस लड़की को नहीं छोड़ेगा, जिस पर एम्प्रेस को गुस्सा आता है और वो उस ग्रेविटी प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि फिर तुम मरना चाहते हो। शूशियान देख रही होती है कि उस फ्लावर ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मगर यहाँ पर शाओशियन वो अभी भी हार नहीं मान रहा था। वो उस एम्प्रेस लेडी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन क्या है, भले ही मैं इस वक्त तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक दिन इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि मैं नानवू कंट्री से भी आगे चला जाऊंगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि शायद मैं पूरे मोर्टल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वॉरियर बन जाऊं। ये कहने के साथ वो उस ग्रेविटी प्रेशर के बावजूद भी वहां पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो इम्प्रेस लेडी उससे थोड़ा सा इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। ये कहते ही वो अपनी ग्रेविटी प्रेशर फॉर्मेशन को फौरन से वहां से हटा देती है और नीचे आकर दोबारा से शाओशियन से कहती है कि जो बातें तुमने आज कही है, अगर तुम वाकई में ऐसा कर देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे और शूशियान के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी। तो शाओशियन कहता है ये मेरा वादा है, मैंने आज जो कुछ कहा है मैं ये करके दिखाऊंगा। और वो लेडी एम्प्रेस फिर शूशियान से कहती है कि तुम्हारे पास 10 बर्निंग एसेंस का टाइम है, तुम्हें जो बातें करनी है कर लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और शूशियान और शाओशियन दोनों ही वहां पर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए एक दूसरे से बहुत कुछ कह रहे होते हैं। मगर फिर शाओशियन कहता है कि तुम्हारी मास्टर बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारे पास एक नेचुरल टैलेंट है और तुम्हें काफी हाईएस्ट लेवल तक जाना चाहिए, तुम नानवू कंट्री से भी बेहतर जगह को डिजर्व करती हो। एक मर्तबा तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें तलाश करने के लिए जरूर आऊंगा। ये बात सुनकर वो लड़की बिल्कुल खामोश होती है और काफी इमोशनल लग रही होती है। ये देखते ही फिर शाओशियन वो उसके कंधों को पकड़ता है और उसे अपने गले लगा लेता है, जिस पर शूशियान भी बिल्कुल इमोशनल हो जाती है और वो भी उसे कस के गले लगाती है और दोनों ही वहां पर एक दूसरे के साथ लिपट कर रो रहे होते हैं और उन्हें मालूम था कि इसके बाद शायद ही उन्हें दोबारा कभी मुलाकात करने का मौका मिल सके। वो लोग काफी देर तक बाहों में बाहें डालकर वहीं पर ही खड़े रहते हैं और जब उन लोगों का टाइम कंप्लीट होने वाला होता है तब वो फिर से एक दूसरे से अलग होते हैं और शूशियान वहां से जाते हुए उसे अपना हेयर क्लिप देती है। वो अपने बालों से क्लिप निकालकर उसके हाथों पर रखती है, जो कि उसे हर वक्त उसकी याद दिलाने के लिए काफी है। और वैसे भी शूशियान की आखिरी निशानी के तौर पर भी वो उसे अपना ये हेयर क्लिप देकर जा रही है। और वहां पर वो एम्प्रेस लेडी फिर शूशियान से कहती है चलो अब हमें चलना है। तो यहाँ पर शूशियान के पास कोई भी मौका नहीं होता कि वो इग्नोर करे या फिर थोड़ी देर के लिए भी रुक सके, क्योंकि उसने अपना पूरा टाइम शाओशियन के साथ गुजार लिया था, तो अब उसे वहां से हर सूरत जाना ही था। वो लेडी फौरन से वहां पर अपने लिए और शूशियान के लिए 2 स्पिरिचुअल फ्लाइंग सोर्ड समन करती है और वो एम्प्रेस लेडी फौरन से जैसे उस सोर्ड के साथ जाती है तो शूशियान वो थोड़ी देर के लिए रुककर शाओशियन को देखती है और उसके पास वहां रुकने के लिए अब कुछ भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो भी फिर ना चाहते हुए भी वहां से चली जाती है। और शाओशियन वो बेचारा वहीं पर ही खड़ा होकर सिर्फ उन लोगों को देखता ही रहता है, मगर फिर वो उस हेयर क्लिप की तरफ देखता है और कहता है कि हमने एक दूसरे से वादा किया है तो हमारे बीच 10,000 माउंटेन्स भी नहीं आ सकते। जिसके बाद अगले सीन में हमें याओ टियान को दिखाया जाता है, वो भी उन दोनों लड़कियों को जाते हुए देखता है। तो वो कहता है कि शूशियान तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम उस एम्प्रेस लेडी के साथ चली जाओगी तो क्या तुम मुझसे दूर चली जाओगी? तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद
बाद वो गुस्से में अंदर आता है तो अंदर आते हुए वो फौरन से एक चेयर को बहुत ही जोर से लात मारता है और फिर वहां मौजूद अपने सर्वेंट्स की तरफ देखता है। वो एक लाइन में खड़े हुए थे तो वो उन लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और इतने में एक वॉरियर जैसे ही उस किक की वजह से वहां पर दूर गिरने वाला था, वो अचानक किसी और लड़की के पैरों के ऊपर जा गिरता है, जिसकी वजह से वो लड़की उसे अपने पैरों के साथ ऊपर उठा लेती है। और दूसरा वॉरियर जब एक और वॉरियर से टकराता है तो वो पीछे पलटकर देखता है और उस वॉरियर को देखकर भी काफी ज्यादा डर जाता है। इतने में याओ टियान देखता है कि वहां पर दो नए लोग आ चुके हैं। ये देखते ही वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसे दिखाई देता है कि वहां पे मौजूद एक लेडी ने अपनी एक टांग से ही एक वॉरियर को मार डाला है। वो दोनों के दोनों वॉरियर फौरन से याओ टियान की तरफ आने लगते हैं तो याओ टियान ये देखते ही फौरन से अपने कपड़े साफ करता है और फौरन उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के हाथ में एक छोटा सा पपेट बेबी होता है, जिसे वो एक बच्चे की तरह अपनी गोद में लेकर वहां से आगे जा रही होती है। और शाओ शेन वो उन लोगों के जैसे ही करीब जाता है तो वो दोनों याओ टियान को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं, जिस पर याओ टियान भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। मगर अचानक उसके पीछे एक लाइट अपीयर होती है, जिस पर वो पीछे पलटकर देखता है तो वहां पर एक और वॉरियर की एंट्री होती है और वो वॉरियर भी ऊपर उस लाइट के साथ फौरन से वहां पर आता है। तो स्लो मोशन के साथ शुरू में तो उसकी एंट्री दिखाई जाती है, मगर वो पलक झपकते ही फास्ट स्पीड से याओ मैंशन के अंदर चला जाता है और फौरन से उन बाकी दो वॉरियर्स के पास जा पहुंचता है। उन लोगों को इस तरह देखकर याओ टियान उन लोगों के आगे झुक जाता है और कहता है कि उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो वहां मौजूद वो थर्ड वॉरियर जो कि लास्ट में आया था वो कहता है कि यंग प्रिंस बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये बस एक छोटा सा मसला है और हम खुद ही इसे हैंडल कर लेंगे। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ शेन को दिखाया जाता है। वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, मगर अचानक से वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर लेता है और वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, मगर वहां पर हमें सू मियाओ को दिखाया जाता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर चुकी होती है और बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और आते हुए वो शाओ शेन से कहती है कि लगता है कि तुमने अपनी 4 एट्रीब्यूट पावर को काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी अब पहले के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। वहां पर सू मियाओ को देखकर शाओ शेन कहता है कि तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक तो हो ना। तो सू मियाओ उसे वहीं पर ही बिठा देती है और कहती है कि जरा सब्र करो, इतनी में क्या जल्दी है। ये कहते ही वो फौरन से उसके कपड़े उतार देती है, जिस पर शाओ शेन भी हैरान हो जाता है। उसकी बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स बने हुए होते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे सू मियाओ वो उसकी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल मार्क्स को रीड करना चाहती है, इसलिए वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते ही शाओ शेन को फौरन से हवा में ऊपर उठा लेती है और उसकी चेस्ट में मौजूद मार्क्स को अच्छी तरह से देखती है और उन्हें रीड करने के बाद वो उसे गोल घुमाती है और उसके दूसरी तरफ जाकर बाकी के स्पिरिचुअल मार्क्स को देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी स्पिरिचुअल वेट्स में मौजूद कुछ गड़बड़ को नोट करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उसे वहां मौजूद कोई गड़बड़ नजर आती है तो वो फौरन से शाओ शेन की बॉडी के एक प्रेशर पॉइंट पर क्लिक करती है, जिससे वहां मौजूद जितने भी स्पिरिचुअल मार्क्स होते हैं वो सारे ही गायब हो जाते हैं। और वो शाओ शेन से कहती है कि तुम अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करो। ये कहने के बाद शाओ शेन जैसे ही दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो सू मियाओ वो भी उसके साथ साथ उसकी हेल्प कर रही होती है और उसके प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करते हुए उसकी स्पिरिचुअल वेन्स को और उसके एनर्जी फ्लो को बिल्कुल स्मूथ बना रही होती है, ताकि उसे कल्टीवेशन करने में और एट्रीब्यूट पावर्स को एक्टिवेट करने में कोई दिक्कत ना आए। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो उसके सेंट्रल पॉइंट पर क्लिक करती है तो शाओ शेन की बॉडी के साथ हमें एक एनर्जी दिखाई देती है। वो एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और उसकी एट्रीब्यूट एनर्जी होती है, जिसके साथ हम लोग लाइटनिंग एनर्जी को भी देखते हैं। और वो लड़की फिर शाओ शेन से कहती है तो फाइनली तुमने अज़ूरो ड्रैगन लाइटनिंग एनर्जी को अवेकन कर लिया है। अब तुम्हारा अगला स्टेप ये है कि तुम्हें उस वर्मिलियन बर्ड को अपने अज़ूरो ड्रैगन की पावर के साथ मर्ज करना है। इतना सुनने के बाद शाओ शेन फौरन से उन पावर्स को कंबाइन करने के लिए फिर से अपने दोनों हाथों से अलग अलग एनर्जीज क्रिएट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उन दोनों एनर्जीज को फिर एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है, जिसमें उसे काफी फोर्स लगानी पड़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी वो उन दोनों एनर्जीज को कंबाइन नहीं कर पाता, जिसमें वो फेल हो जाता है। और वो सू मियाओ की तरफ देखता है तो सू मियाओ वो भी उसी की तरफ देख रही होती है और कहती है कि
कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि अब तुम्हें कपड़े भी मैं ही पहनाऊंगी। ये कहते ही शाओशिन फौरन से उठता है और अपने कपड़े पहन लेता है और कहता है कि मैंने अपनी यंग मेरिडियंस को बहुत ही अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है और मैंने काफी स्किल सीख लिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं जिन पावर को कल्टीवेट करूं। वो सिस्टर बाई यू से कहता है कि प्लीज मुझे जिन मेरिडियन की टेक्निक सिखाइए, मैं आपसे भी जिन पावर को सीखना चाहता हूं। मगर बाई यू से साफ साफ मना कर देती है कि वो उसे जिन पावर की कोई भी टेक्निक नहीं सिखाएगी। जिस पर वो लड़का कहता है आखिर ऐसा क्यों, आप मुझे क्यों नहीं सिखाना चाहती? मैं आपसे सुप्रीम जिन पावर को सीखना चाहता हूं तो फिर आप मना क्यों कर रही हैं? मगर फिर सुमिया उससे कहती है कि पहले तुम्हें यंग मेरिडियंस को परफेक्शन लेवल तक पहुंचाना होगा, उसके बाद ही तुम जिन पावर को सीख पाओगे। तो फिर शाओशिन कहता है ऐसा है तो फिर ठीक है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओशिन वो अपने फादर के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी यंग मेरिडियंस को परफेक्शन लेवल तक ले जाने की कोशिश करता है। उसके स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके थे, जिस पर उसका फादर भी काफी सरप्राइज होता है। अब वो यंग एनर्जी को बिल्कुल आसानी के साथ यूज कर पा रहा था, यहाँ तक कि वो अब यंग एनर्जी को 10 टाइम्स ज्यादा इंप्रूव कर चुका था। इतने में अचानक एक सर्वेंट वहां पर आता है और वो टियान हु को आकर बताता है कि मास्टर गजब हो गया। ये सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी। तो टियान हु कहता है कि बताओ तो सही कि हुआ क्या है। तो वो बंदा बताता है कि किसी शख्स ने मेडिसिन शॉप्स पर हमला किया है। वहां मौजूद जितने भी वर्कर्स थे उन सबको किडनैप कर लिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन सारे के सारे वर्कर्स को जंगल की तरफ ले जाया गया है, जो कि सिटी से बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। तो टियान हु कहता है मुझे बताओ कि क्या किसी ने देखा है कि हमला करने वाले लोग कौन थे? तो वो सर्वेंट कहता है कि नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है, मगर बस यही पता चला है कि उन लोगों ने उन वर्कर्स को किडनैप करके जंगल की तरफ कहीं भेजा है। उन लोगों ने ना कोई मेडिसिन चुराई है ना कोई पैसे लूटे हैं। ये बात सुनने के बाद शाओशिन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे भी याओ फैमिली होगी। वो अपने फादर से कहता है कि हमें संभल कर काम करना होगा, हो सकता है कि याओ फैमिली ने हमारे लिए वहां पर कोई जाल बिछाया हो। इतने में अचानक कोई चीज उनके घर के बिल्कुल बाहर आकर गिरती है, जिस पर शाओशिन कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई। वो बाहर आकर देखता है तो बाहर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर उसके घर के पास में ही एक छोटी सी डॉल पड़ी हुई होती है। उस छोटी सी डॉल को देखकर वो काफी हैरान होता है, क्योंकि वो नॉर्मल डॉल से बिल्कुल अलग तरह की होती है। इतने में वहां पर एक छोटी सी बच्ची आती है और वो उसी डॉल को लेने के लिए आई थी। तो शाओशिन कहता है क्या ये तुम्हारी है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं इसे लेने आई थी। तो शाओशिन फौरन से वो डॉल उसे दे देता है और वो लड़की वहां से चली जाती है। जिसके बाद शाओशिन का फादर कहता है कि क्या है वहां पर? तो शाओशिन कहता है कुछ भी नहीं, बस मुझे लगा कि शायद यहाँ कुछ अजीब होगा, मगर सब कुछ नॉर्मल है। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है एक कैंडी बेचने वाले को। वो किसी लड़की को देख रहा होता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो कैंडीज कहाँ डाल रहा है। और फिर हम लोग उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उस छोटी सी व्हाइट डॉल को लेकर एक और लड़की के पास आती है और कहती है कि ब्यूटीफुल सिस्टर, मैंने आपकी इस डॉल को ढूंढ लिया है। तो वो लड़की उस छोटी सी बच्ची को उसके लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम जानती हो ना कि ये छोटी सी डॉल मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। ये कहने के बाद वो उसे इनाम के तौर पर वही शुगर कैंडीज देती है, जिस पर वो बच्ची काफी ज्यादा खुश होती है और फौरन से वहां से कैंडीज लेकर भाग जाती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे अपने घर के पास आती है तो वो उन कैंडीज को गौर से देखती है। उनके अंदर से कुछ अजीब तरह का लिक्विड निकल रहा होता है, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। और हम लोग एक ब्रिज के ऊपर उसी लड़की को दोबारा से देखते हैं। वो अभी भी उसी छोटी सी व्हाइट डॉल को ही देख रही होती है, मगर पीछे मौजूद शुगर कैंडी वाला बंदा तो वो कंटिन्यूसली उस लड़की को ही घूर घूर कर देख रहा होता है। उसे पता भी नहीं था कि वो लड़की है कौन और उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है, मगर उसके बावजूद भी वो कंटिन्यूसली बस उसे देखे जा रहा होता है। इतने में उस लड़की को भी पता चल जाता है कि ये शुगर कैंडी वाला तो इससे नजर ही नहीं हटा रहा। इतने में वो फौरन से कुछ नीडल्स उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जिसके बारे में उस शुगर कैंडी वाले को कुछ पता भी नहीं चलता। और वो लड़की जैसे ही वहां से चली जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, मगर अचानक से उस कैंडी वाले शॉप की वुड स्टिक्स अपने आप ही टूटना शुरू हो जाती हैं और हमें पता चलता है कि उन नीडल्स में से एक नीडल उसके गले के आर पार निकल गई है, जिसकी वजह से वो शॉप और वो शॉपकीपर दोनों ही वहीं खत्म हो जाते हैं। और वहां मौजूद लोगों में फिर भागदौड़ मच जाती है। सब लोग यहाँ वहां भागना शुरू कर देते हैं और कोई शख्स रोना शुरू कर देता है। इसी तरह वहां पर काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से
टियानहुओ और उसके शेन क्लान को दिखाया जाता है। वो लोग उन शॉपकीपर्स को ढूंढने के लिए फौरन से जंगल की तरफ निकल आते हैं, जिसके बारे में लोगों ने उन्हें बताया था कि वो किडनैपर इसी डायरेक्शन की तरफ आए हैं, मगर यहाँ पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। और वहां पे मौजूद शेन फैमिली के वो वॉरियर्स कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने जंगल को चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर वो लोग कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि हम लोग साउथ ईस्ट की तरफ भी गए थे, यहाँ पर याओ फैमिली के कोई भी ट्रेसेस मौजूद नहीं है। और कहा जा रहा है कि याओ फैमिली वो सिटी से बाहर गई ही नहीं, मगर टियानहुओ उन लोगों से कहता है कि तुम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ बिल्कुल डीपेस्ट पार्ट पर जाओ और वहां पर जाकर तलाश करो। और कुछ लोगों को वो नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ भेज देता है और उन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग जंगल का कोई भी कोना खाली ना छोड़ो। और अच्छी तरह से याद रखना कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गुफाएं भी मौजूद हैं जहां पर लोगों को छुपाया जा सकता है। वो लोग जैसे ही वहां से जाने लगते हैं तो अचानक उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर शाओ शेन फौरन से भागते हुए वहां जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वहां पर एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसे देखते ही टियानहु कहता है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। तो शाओ शेन कहता है लगता है शायद वो लोग जानबूझकर हमें यहाँ पर लाए हैं। कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेन फैमिली अपने सारे सोल्जर्स के साथ फौरन से एक बड़े से ग्राउंड में आ जाती है। वहां पर हमें वही 3 वॉरियर्स दिखाई देते हैं जो कि याओ फैमिली के वॉरियर्स थे। वहां पर मौजूद एक ब्लाइंड मैन जिसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ होता है, वो कहता है कि यंग मास्टर शेन तुमने आने में कितनी देर लगा दी, हम लोग कब से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो शाओ शेन गुस्से में उनसे कहता है कि आखिर तुम हो कौन लोग। मगर उसका फादर उन लोगों को काफी अच्छी तरह से पहचानता था। वो शाओ शेन को बताता है कि ये लड़की एक पपेट मास्टर है और ये ब्लाइंड मैन एक ब्लाइंड म्यूजिशियन है और ये लोग अपने आप को याओ फैमिली का गार्डियंस कहते हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।